देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मंझे हुए सियासतदान जो आवाम को सुहाने सपने दिखाते हुए आए थे, अब तक कोई खास कारकर्दगी तो नहीं दिखा सके। वो अब तक सिर्फ साबका हुकूमत की नाअहली, रोना और पीटना मचाते रहे हैं। नाअहली रोज नामचे ही शाये कर रही है। अब तक आज भी वजीर खजाना इसहाक डार ने एक तवील तकाबली रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की, जो आवाम की समझ से तो बालातर ही रही। आवाम से भी जानती कि एक ज़रई मुल्क में आटा 130 से 140 रुपए किलो पे मिल रहा है। प्याज जैसी आम रोजा इस्तेमाल करने वाली चीज 200 रुपए से कम नहीं मिल रही। मगर इसहाक डार साहब के पास आवाम के मसाइल का हल नहीं। वो आज एक जिसे कहते हैं कि मायूस और एक नाकाम इंसान की तरह एक मरतबा फिर, जैसे कि हमेशा से हर मामले का पाकिस्तान के अंदर बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी मीडिया जिम्मेदार है, आज भी उन्होंने मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जी 8 बजे के टॉक शोज होते हैं। ये 8 बजे के टॉक शोज पता नहीं क्यों सबको चुपते हैं हर बार, हर हुकूमत में। पहले इमरान खान साहब कहते रहे थे, अब इसहाक डार साहब ने आज जो है टॉक शोज की भी बुराई की। क्या कहा उन्होंने, ये सुनवाते। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो कह अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का, पीटीआई का, कि इसहाक डार नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, बी अंपायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, हर चीज मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो। ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से जब अहम बैठक हुई, मगर इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इस मीटिंग में 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं थी। एक अहम हसास मामला होता है नेशनल सिक्योरिटी का, लेकिन जब 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं हो, जिसमें से एक को दावत ही ना दी गई हो, तो फिर सवाल तो उठेंगे, सवाल तो किया जाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस मीटिंग में दहशतगर्दी के साथ मुल्क में डॉलर की रसाई को हर मुमकिन तरीके से रोकने के ऊपर भी बात की गई। इस हवाले से साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक स्पीच में बात करते हुए जरदारी और नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना। तो डॉलर से सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है? ये सरे महल जो था ये किधर, कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से, उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। वो जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था, वो किधर से डॉलर गए थे? वो सारे चोरी होके यहां से गए थे। तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी करने की बात की, तो कल मरियम औरंगजेब हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर बरस पड़ी। उनका कहना था कि अगर मुल्क को माशी मसाइल में पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, दीगर ये कि मुल्क में दोबारा से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात की जिम्मेदार भी इमरान खान की हुकूमत है। मतलब मौजूदा हुकूमत भी आप कर रहे हैं और कसूरवार भी माजी की हुकूमत को ठहरा रहे हैं। एक तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान हुकूमत पर क्या ताबड़तोड़ हमले किया, ये वो भी सुन लेते हैं। पहुंचा दिया। आज भी जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, पंजाब में, वहां ना आटा मिल रहा है, और जो ब्लैक में मिल रहा है वो पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम खरीद नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यही आलम है।
10 साल आपकी हुकूमत है, ये 10वां साल शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है। दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा में अपना सर उठा रही है, उसके पूरे जो असरात हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में आज देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? एक व्हाइट पेपर अपने 10 साल की करतूतों का खैबर पख्तूनख्वा में जारी करें, एक व्हाइट पेपर अपने 4 साल वफाक की हुकूमत का जारी करें, एक व्हाइट पेपर 4 साल पंजाब की हुकूमत का जारी करें, तो आपकी काली करतूतें पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगी। दूसरी जानिब बड़ी ही गंभीर और तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तरफ चार वुज़रा बैठकर मईशत के ऊपर बात करते हैं, वज़ीर ख़जाना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दूसरी तरफ डॉलर अभी भी काबू में नहीं आ रहा। और बहुत अफसोस के साथ आज फिर बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। आज इंटरबैंक में डॉलर फिर बढ़ गया है और पाकिस्तान के रुपए की कदर फिर नीचे जा रही है। एक बहुत अच्छी बात एक मईशतदान ने पाकिस्तान के अंदर की, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान अभी पिछले दिनों उन्होंने बताया कि अगर कोई भी शख्स रात को 100 रुपए लेकर सोता है तो जब वो सुबह उठ रहा है तो वो पैसे 63 रुपए हो गए हैं। इस वक्त ये मुल्क की हालत है, यानी कि आप रात को लेकर सोते हैं 100 रुपए और वो सुबह उठते हैं तो जी पता चलता है कि वो पैसे डिवैल्यू हो गया है क्योंकि अमरीकी डॉलर बढ़ गया है और आपके रुपए की कदर बिल्कुल गिर गई है। और इनफैक्ट ना सिर्फ ये, बल्कि कल हमने एक अफगानिस्तान के हवाले से प्रोग्राम भी किया तो आपने उसमें भी देखा और सुना कि मईशत के हवाले से तो हमारा पड़ोस मुल्क जिसकी बार बार हम बात करते हैं, जो इतने सालों से वॉर जोन रहा, वहाँ का भी करेंसी पाकिस्तान करेंसी से बेहतर हो रहा है। वहाँ 77 उनका जो अफगानी पैसा है, रुपी जो है अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो इक्वल है यूएस डॉलर के। तो आप सोचिए कि हमारा कहाँ गिर गया है पैसा और पूरी दुनिया के अंदर हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग और इस पे भी बैठ के सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, इल्ज़ामात की बौछार लगाई जा रही है। देयर आर नो सॉल्यूशंस टेक्निकली एंड नो डायलॉग टेक्निकली इज हैपनिंग। प्लस जी स्टिल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कोशिश है कलअदम टीटीपी को टेबल पर लाया जाए, दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कैसे लेकर आएंगे? बट देयर इज नो प्लान। वी all have our only statements. We don't have any solution and plans which we need to execute. दूसरी जानिब जी फवाद चौधरी साहब ने कहा वजीराबाद में इमरान खान पर 3 अतराफ से हमला किया गया। अब वो रिपोर्ट भी आ गई है और वो हमले की जो बात हो रही है वो अगेन फिर एक क्वेश्चन मार्क है इदारों पर, सिक्योरिटी के भी किस तरह से हो गया और क्यों हो गया। एक साबिक वजीर आजम क्या मुल्क के अंदर सेफ नहीं है तो फिर कैसे कोई सेफ हो सकता है? मैं और आप कैसे सेफ हैं और कितने सेफ हैं? ये सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पंजाब ने अचानक तोपों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया है। आज भी नून लीग को ना वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार मिलता है। हसन मुर्तजा साहब कह रहे थे और बहुत ही स्ट्रांगली आज ये बातें उन्होंने की हैं। साथ जी मिनी बजट लाने की बात हो रही है। स्टिल मईशत के ऊपर मिनी बजट लाएंगे, मिनी बजट ला के क्या करेंगे? आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मेरे जैसे तनख्वाहदार तबका, मेरे जैसा एक तनख्वाहदार आदमी जिसकी ऑलरेडी तनख्वाह कम है, जिसकी ऑलरेडी उस तनख्वाह के अंदर बजट बन नहीं रहा क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे पैसे बढ़ रहे हैं, जिससे मैं मुतासिर हूं, एक सैलरीड क्लास मुतासिर है। आप फिर से उसी को प्रेशराइज करेंगे, उसी को ब्लैकमेल करेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ ब्लैकमेलिंग। आप उसी को ब्लैकमेल करेंगे, उसी को प्रेशराइज करेंगे और उसी को कहेंगे कि जी आप मजीद टैक्स दें क्योंकि आप सैलरीड क्लास हैं और हम सिर्फ आप ही के ऊपर पैसे खींच सकते हैं, आप ही के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और इसके अलावा हमसे कुछ इस मुल्क में होता नहीं है। सो दिस इज ऑल सिनेरियो, दिस इज ऑल हैपनिंग। और आगे से आके कहा जाता है हमें कि जी मीडिया बुरा है, मीडिया गलत कर रहा है, मीडिया गलत बातें दिखा रहा है। तो आप अच्छी बात कर लें, अच्छे इकदाम कर लें तो मीडिया वो भी दिखा देगा आपको। वेल आज बात करूंगी, मेरे साथ जी मौजूद है पैनल में उस्मा रियाज जदून साहिबा तहरीक इंसाफ से, सेंटर गौस साहब मुस्लिम लीग नून से और बैरिस्टर आमिर हसन है पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का जी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मा रियाज जदून साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। आज इसाक डार साहब बात कर रहे थे, मैंने अभी शॉर्ट भी सुनाया, अगेन मीडिया को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि जी टॉक शोज में बैठ के मईशत की बात हो रही है तो क्या करें। आवाज आपकी बंद हो गई है। जी आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आप दोबारा बोलिए, आवाज आपकी बंद हो गई, आवाज बंद हो गई थी आपकी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी
उज़्मा साहब, आपको मेरी अब आवाज आ आ रही है? आपकी आवाज? आप जी, जरा दोबारा क्वेश्चन करेंगे? ओके। मेरा सवाल यही है, आज जो भी मैंने शॉर्ट भी सुनवाया है सागरा साहब का, आज भी उन्होंने बहुत गुस्से में जी टॉक शोज को और सहाफियों को और मीडिया को बहुत आज उन्होंने सुनाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मईशत डिस्कस हो रही है, तो मईशत डिस्कस ना करें तो क्या करें, एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है, इसके ऊपर बात करना भी क्या गुनाह हो गया है अब मुल्क के अंदर? जी रिदा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा, रिदा, असल में बात यह है कि सो जो भी सागदार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे समझ नहीं आती है किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और अवाम को किस तरह से ये फेस करेंगे। इस वक्त आप देख लीजिए जो आटे की कीमत जा रही है, आप रोटी देख लीजिए 35 रुपए की रोटी है। टमाटर और प्याज की जो कीमतें हैं वो डॉलर से हाई हो गई हैं। तो वो जो रोटी का और चटनी का जो कॉन्सेप्ट था कि जो गरीब तबका एक प्याज और टमाटर को पीस के रोटी के साथ खा लेता था, और जिसके 5 बच्चे हैं उसके लिए तो रोटी खानी अजाब हो गई है। ये वही माहिरीन है जो हमारी हुकूमत को कहा करते थे कि हम नालायक और नाअहल हैं, और ये जो तमाम पीडीएम की जमातों के बेहतरीन लोग जो मईशत को बहुत अच्छा समझते थे, जो फॉरेन पॉलिसीज को बहुत जी अच्छा समझ, आज ये लोग इन्होंने पाकिस्तान का जो हाल किया वो हम सब देख रहे हैं, और हमें डर इस बात का है कि जिस तरह की इनकी माशी पॉलिसीज जा रही हैं तो ये ना कि पाकिस्तान को भी गिरवी रख दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री तबाही का शिकार है, और अगली गर्मियों के अंदर एक कह लें कि जो मिडिल क्लास का जो बंदा है वो लॉन का सूट नहीं ले सकेगा कि इतनी आगे महंगाई आनी है। कपास आपकी खत्म हो गई है, आपकी इंडस्ट्री को कपास नहीं मिल रही, आपकी इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही, आपकी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बिल्कुल डाउन हो गई है। आपकी इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर्स मौजूद नहीं है, एलसी पे आपकी कंटेनर मौजूद है जिनको डॉलर्स में पेमेंट आप करेंगे तो आपको मतलब वो कंटेनर्स आप अपने मुल्क में मंगा सकेंगे। हम इतना ज्यादा अपनी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, हम बिल्कुल ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम दालें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बारी में आप देख लीजिए कि जो 3 साल की जो मुद्दत थी जिसमें यही सागदार साहब कह कर गए थे कि 2018 के अंदर जो भी हुकूमत आई उसके लिए हुकूमत करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम माशी बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं और जहां पे जो कदम उठाएगा वहां पे बम ब्लास्ट होना है। ये इन्हीं लोगों के थे, और हमने उस दौर के अंदर मईशत को मुश्किल से संभाला, जबकि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 2 साल कोरोना वायरस भी था जिसकी वजह से आपको पता है पूरी दुनिया की मईशत डाउन हुई थी। लेकिन उसके बावजूद हमें इंटरनेशनल फोरम से ये सर्टिफिकेट दिया गया कि जी पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही है, पाकिस्तान उस तरह से डाउन नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज थे वो गए। तो देखिए फिर शहबाज शरीफ के ये बयान थे कि डर आएगा तो डॉलर भी आएगा, डर आएगा तो डॉलर कंट्रोल हो जाएगा। आप देख लीजिए कि डॉलर की कीमत किधर से किधर जा रही है। फिर अभी आप देख लीजिए कि किस कदर लोड शेडिंग हो रही है, और अगली गर्मियों के आने तक तो हमने ये भी सुना है कि हमें तो कहा करते थे ना कि इन्होंने बिजली के निर्ख बढ़ाए, इन्होंने फी यूनिट इजाफा किया, लेकिन हमने इतने नामुनासिब हालात के होने के बावजूद हमने फ्यूल अपना इंपोर्ट करके रखा, हमने जीरो जी लोड शेडिंग पे हम लेकर गए। सनतों की हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने फैसिलिटेट किया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, और आप देख लें कि हमारी क्रॉप्स जो थी कितनी एक उस पे गई। हमने क्रॉप्स के अंदर बहुत अच्छी वो क्रॉप्स हम लोगों ने हासिल की, हर चीज के अंदर बेहतरी। लेकिन ये जो काम किया गया, और अच्छा फिर शहबाज शरीफ का कहना कि जी इंटरनेशनल लेवल पे जब पेट्रोल की कीमतें अगर 1 रुपया भी कम हुई तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर आएगा, और हम लोगों को बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत कम हो तो हम किस तरह से पेट्रोल की कीमत को नीचे लेकर आते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। आज आप देख लीजिए, आप इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल किस कीमत के ऊपर ले रहे हैं,
और आप पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर किस कीमत के अंदर बेच रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें। अच्छा, फिर मजे की बात, आप देखें इस वक्त ना तो पीडीएम के पास कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कि कोई इनकी माशी प्लान्स जो हैं, जो भी इकोनॉमिक प्लान्स हैं, उनको ऑब्जेक्ट करें या कहें कि भाई आप गलत लिख रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई माशी प्लान ये लेकर नहीं आए। इनके सिर्फ प्लान्स और लेजिस्लेशन इस हद तक की कि जिनमें इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, इनके केसेस को खत्म किया जाए, इनके मुंजमन असासों को बहाल किया जाए, इनके घर जो सील किए गए थे वो इनके हवाले किए जाए। हर वो काम हो रहा है इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, जो इनको फैसिलिटेट कर रहा है। आप अवाम को देख लें, वहां पे अवाम बिल्कुल जीरो है। वहां पे ना अवाम के मसाइल को सुना जा रहा है, ना अवाम की बात की जा रही है, ना अवाम की जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा की जा रही हैं। इस वक्त दुनिया रो रही है, दुनिया इस कदर परेशान है कि वो बेचारी रोटी और चटनी से ही बाहर नहीं निकल सक रही, कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलानी अजाब हो गई है। इस वक्त आप 20 किलो आटे की कीमत 2600 रुपए। आप सोचे 2600, और जिस घर के अंदर जिस मजदूर की 15,000 जिस मजदूर की तनख्वाह होगी, उसके अंदर अगर उसके 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं और 3 उनके अगर आटे के थैले लगते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो रोटी क्यों खाएंगे किसके साथ? तो गैस का बिल कहाँ से देंगे? वो अगर गैस नहीं है तो वो लकड़ियां कहाँ से खरीद के लेकर आएंगे? वो खाना पीना क्या करेंगे? इस वक्त इस हुकूमत ने, इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने लोगों को खुदकुशियों के ऊपर मजबूर करके रख दिया है। इसीलिए खान साहब कहते हैं जल्द से जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हों, लोगों की मुंतखब हुकूमत आए और वो बेहतरीन अपनी माशी पॉलिसीज दे, क्योंकि कोई एक हुकूमत आएगी, कोई एक पार्टी इक्तदार में आएगी तो वो शायद अवाम के लिए कुछ काम कर सके। अदरवाइज ये जो 12-13 जमातों का ये जो टोला बैठा हुआ है ना, इनकी तो वैसे भी एक दूसरे के साथ नेशनल अलायंस तो इनका है नहीं। ठीक है, नेशनल अलायंस नहीं है और इलेक्शन ही साफ शफाफ है। ओके, सेनेटर गौस आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर गौस साहब, आपको आवाज आ रही है? सेनेटर गौस साहब, एक बताएं, आज इसहाक डार साहब ने इतनी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, टॉक शोज वालों को भी सुना रहे हैं, मीडिया को अलग बातें सुना रहे हैं, पिछली हुकूमत पे ही अपनी सारी कोताहियां गलतियां डाल रहे हैं। ये नहीं हो सकता सेनेटर गौस साहब, ये नहीं हो सकता। जब ये तरीक़ेकार इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने अपनाया हुआ था तो आप लोग किस तरह से कहते थे? वही बातें तो इमरान खान साहब से हम सुनते आए, वही बातें वो कहते थे कि जी 8 बजे के शोज ना देखें, नैरेटिव बनाते हैं, टॉक शोज ना करें। अगर वही बातें आप लोग भी करेंगे तो आप में और पीटीआई में फर्क क्या रह गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रिता, बात यह है कि अभी ये जदून साहब फरमा रही थी कि जी आटा नहीं मिल रहा और महंगा हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अब देखें ना, आटा वगैरह जो रेट कंट्रोल करना या आटे की स्मगलिंग रोकना, ये तो सूबाई हुकूमतों का काम है। मुल्क के 2 बड़े सूबों में आपकी हुकूमत है, KPK में और जो है अपना पंजाब में, तो आप क्यों रेट नहीं कंट्रोल कर पा रहे? देखो, जितनी कदम चाहिए थी हमने तो इंपोर्ट करके दे दी इनको। अब अगर इनके से कंट्रोल रेट नहीं हो रहे तो ये इनकी कोताही है। अब शबाशी से तो नहीं पंजाब में आकर और KPK में जाके रेट कंट्रोल करना, ठीक है ना? तो ये अपने नालायकी हम पे थोप रहे हैं। जी देखो महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। सारी महंगाई के जिम्मेदार ये हैं, और जो इनकी मिस गवर्नेंस है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इनका जो सूबे का वजीर आला है KPK का, वो पुत्र पंजाब में बैठे हुए, इमरान सार के साथ बैठा हुआ है, और वहाँ जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और CTD महकमे के यहाँ, मतलब पंजाब के अंडर आता है ना CTD महकमा। अब CTD जो KPK है, वहाँ पूरे 36 जिला में एक से एक सिर्फ CTD में सिर्फ एक SSP का होते पे काम बंदा कर रहा है, बाकी ये फंड खुद खाते जा रहे हैं। तो ये इनकी हालत है, और फिर हम पे बातें करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो इसहाक डार साहब जो मीडिया पे नाराज हो रहे हैं या दूसरे हो रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ ऐसे हैं कि स्पेकुलेशन पे काम होता है। मतलब डॉलर का रेट हो गया और स्टॉक एक्सचेंज, ये हमेशा स्पेकुलेशन पे चलती है। ये स्पेकुलेशन है कि आज मार्केट बंद हुई है और डॉलर फिर महंगा हो गया, ये स्पेकुलेशन है?
बिल्कुल आप स्पेकुलेशन करते हैं जी कि ये हो जाएगा जी, लोग सोना नहीं, खरीद रहे हैं डॉलर महंगा हो गया है तो ये स्पेकुलेशन है। आज भी डॉलर 2 रुपए बढ़ गया, ये स्पेकुलेशन हो गई जागदार साहब, सॉरी सेंटर गौस साहब। मार्केट में हाँ। ये कि लोग ये अफवाहें, ये जो अफवाहें फैलाते हैं ना मीडिया के थ्रू कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, अब लोग बेचारे क्या करते हैं, जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लोग कोई ऐसी चीजें खरीदने रखनी, स्टॉक कर, मतलब सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। जब डिमांड और सप्लाई का फर्क बढ़ जाता है तो फिर ज़ाहिर है महंगाई तो होती है इस पर। तो ये सागदार साहब का है कि उन्होंने कहा है कि स्पेकुलेशन खुदारा ना करें, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं है, हम जून तक इंशाल्लाह कौम को अच्छी खबर देंगे और हमारा इस क्राइसिस निकल आएगा। लेकिन जहाँ खान साहब सपोर्टते हैं तो पहले यही कहते हैं कि बयानिया मजबूत करो, बयानिया आपका नरम पड़ा। सेंटर साहब कतकलामी माफी, सिर्फ ये बता दें कि आज डॉलर बंद हुआ है इंटर बैंक में 236, ओपन मार्केट में 236 रुपए का, ठीक है, और इंटर बैंक में 226 रुपए 94 पैसे, यानी कि 227 रुपए कर लें, जबकि मिल भी नहीं रहा अब तो ये फिर कैसे हो सकता है? देखो ना आप उस वक्त इस वक्त हमने अब डॉलर देखो ना, हमें IMF से जो है वो जो किस्त मिलनी थी अब वो नहीं मिली और उनकी अपनी शरायत है। वो ठीक है, आपकी सारी बात सही है, लेकिन ये तो स्पेकुलेशन नहीं है ना क्या? सेंटर गौस साहब के जो पैसे अगर बढ़ रहे हैं और वो कोट हो रहे हैं तो वो स्पेकुलेशन हो जाएगी क्या? डॉलर पड़े, आप देखो बेयकीनी की सूरत हाल है, वही फिर डिमांड सप्लाई की बात हो जाती है। मीडिया का क्या कसूर है मुझे बता दें, टॉक शोज वालों का क्या कसूर है? जो पहले PTI वाले हमें झाड़ते थे, अब आप हमें झाड़ने आ गए। जिस तरह आप उस्मान साहब ने कोई पॉजिटिव बात की है, शुरू से ये क्या कि ये जी खा गए और ये कहा शरीफ बरादरान ये वो सारा, और ये महंगाई कर दी है, ये वो कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन है, आप उनको फेस करें, वो आपकी ऑपोजिशन है, आपको फेस करनी चाहिए ना। हम तो चाहते हैं मीडिया पॉजिटिव चीजें लोगों को दिखाए, इंशाल्लाह। एक चीज हमने देखो ना अभी 1 दिसंबर को हमने स्कूप बांध के $1 की किस्त पेश की। अब पिछले 2 हफ्ते में हमने $2 पे किए, ठीक है ना, 8 अरब हमने करने हैं मार्च तक, तो हम उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इसमें ये परेशानी वाली कौन सी बात है? खुदा रखा हम डिफॉल्ट तो नहीं किया ना, किसी मौके पे ये बात है कि हम डिफॉल्ट करेंगे। हम जहाँ से कर रहे हैं अपने जो हमारे लायबिलिटी है पाकिस्तान की वो पूरी कर रहे हैं, और हमने ये कभी नहीं कहा कि डिफॉल्ट कर जाएगा या हम डिफॉल्ट के करीब हैं। बल्कि ब्लूमबर्ग में तो पिछले महीने कहा था पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने के चांस जो है 90% नहीं है, सिर्फ 10% है। तो ये रोजाना खान साहब कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है। इनका एक पुराना हरकारा जो है शबर जैदी, वो कह रहा था कि बस टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। ये जो इस किस्म के बंदे फिरते हैं ना, पुराने जो हफीज शेख है, एक शौकत तरीन है, ये शबर जैदी है, ये इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है जी, कौमी हुकूमत ले आओ, कौमी हुकूमत ले आओ, क्योंकि इनका अपना फ्यूचर उससे रिलेटेड होता है, इनको कुछ अर्से के लिए जॉब मिल जाती है। अब जो अवामी जो बंदा होता है वो जब अवाम पे कोई 1 रुपए का भी टैक्स लगा दे तो 1000 बार सोचता है कि यार इस समय लगाऊंगा तो गरीब अवाम की मुश्किलात बढ़ेगी। और ये जो टेक्निकल होते आप मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, मुझे बताएं कि आप सिवाय हमारी क्लास के अलावा और किसको प्रेशराइज करेंगे कि वो बजट में आ जाए? आपके कितने वुजरा, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स, कितने सारे लोग, आपके इतने सारे सियासतदान, आपके इदारों के लोग, जो कि बिल्कुल सही बात है वो तो है ही नहीं टैक्स नेट में, आप कैसे उनको लेकर आएंगे? आप तो हमारे जैसे मजलूम मजबूर जो सैलरीड क्लास लोग हैं उन्हीं को कहेंगे कि जी आपके ऊपर हम जो है वो स्लैब बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या करते हैं मिनी बजट में? नहीं, मिनी बजट को एक इख्तिरा है ना, अभी कोई फैसला तो नहीं है कि मिनी बजट कराएंगे। अभी कोई शर्त है, अभी IMF कहता है कि जी आप लेवी 50 रुपए और बढ़ा दे, 100 तक ले जाएं। नहीं, कोई सेंटर गौस साहब कोई और प्लान है नून लीग के पास सिर्फ सैलरीड क्लास पे मजीद टैक्स लगाने के अलावा कि जी हम ये करेंगे मिनी बजट में? कारोबारी शख्सियत आपकी नहीं सुन रहा, कोई आपके इस बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तो पीपल्स पार्टी भी आपके ऊपर जो इल्जामात की बौछार लगा रही है, तो फिर करेंगे कैसे चीजें? देखो जी, जो एक कौमी सलामती कमेटी में जो चीज़ें तय होती हैं वो इम्प्लीमेंट करना सूबाई हुकूमतों का काम है। सूबाई हुकूमतें सबसे बड़े 2 जो बड़ी हुकूमतें हैं, इसमें KPK और पंजाब आता है, उन्होंने तो कसम उठाई है कि इस हुकूमत को नाकाम करना है। भला ये मुझे बताएं कि साबिक वज़ीर खजाना अपने 2 सूबाई वज़ीर खाना को फोन करता है कि आप जो है ना, आप IMF को कह दें कि हम आपकी ये जो किस्तें वगैरह हम ये इतना
लोग जो हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे ताकि पाकिस्तान को किस्त ना मिले। ये इतने जालिम लोग हैं, ये इतने मुल्क दुश्मन हैं, ये इनकी सोच ऐसी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये कहते हैं अगर हम हुकूमत में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान में फाड़ दें। तो इनको मतलब कोई एहसास होना चाहिए। उस्मा साहिबा बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे सेंटर गौस साहब कि ये जो कमोडिटीज की प्राइस का मामला होता है वो लोकल मामला है, वो सूबों का अपना मामला है प्राइस मैकेनिज्म का, और वो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस देखती हैं। तो पंजाब और केपी में क्यों इतना महंगा आटा मिल रहा है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि प्राइस जो कंट्रोल है वो सूबों का मामला है। बिल्कुल। आप जो टैक्सेस लगाते हैं, जो सेल्स टैक्सेस लगाते हैं, उसके अंदर कीमत जो इजाफा होती है वो फेडरल की तरफ से होती है। दूसरी, अभी मैं गौस साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अभी IMF ने आपको पैसे देने से क्यों इनकार किया? क्या IMF ने ये बात नहीं की या तो इस वक्त निगरान हुकूमत आए या फिर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो हम उनसे बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे? इसका आप जरा मुझे जवाब देंगे कि ये बात IMF ने आप लोगों के लिए बात क्यों की? शायद इसलिए कि IMF को भी आप लोगों को यकीन नहीं है। वो लेवी बढ़ाने का कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट हुकूमत है। इलेक्ट हुकूमत आपने जो मुआहदा आपने IMF से आपने किया था, वो कह रहे हैं कि लेवी बढ़ाएं, और अब इसाक डार कह रहे हैं लेवी मैं नहीं बढ़ाऊंगा, पहले फ्यूल की रेट बहुत ज्यादा है। मसला ये है गौस साहब, हमें हुकूमत में हमें IMF इनहेरिटेड था, हमें आप लोगों की तरफ से IMF मिला था। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे IMF से। प्रीवियस सारे मुआहदे आप लोगों के हुए थे भाई, आपके मुआहदों को लेके हम चले नहीं है। ये पहली गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट थी जिसने IMF से मुआहदा किया है और आप लोगों को IMF के हवाले कर दिया। फिर साल बाद गया तो उन्होंने अपनी शरायतों किया। आप अप्रैल 2019 में आप IMF के पास गए और आप ही का मुआहदा जो है हम उनको कैरियन कर रहे हैं। हमारे वाले नहीं, हमारे तो जो IMF का प्रोग्राम था हमने तो मुकम्मल किया, हमने तो गुड बाई कह दिया था IMF को 2017 में। ये आपने आके 19 में किया है, ये हमारा वाला नहीं है। तो ये लोगों को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। भाई आप मेरे बड़े काबिल इज्जत मेरे भाइयों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों ने माजी करीब में जितने भी आप लोगों ने कर्जे लिए थे उसके ऊपर सूद की रकम अदा करने के लिए आपने कितने रिजर्व छोड़े हुए थे? आपने कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो छोड़े हुए थे? 2 महीने के सिर्फ रिजर्व्स थे। आप लोगों के लिए वे कर्जों के ऊपर जो शरई सूद अदा करनी थी, जो हमने अदा करनी थी, तो आप मुझे बताएं, हम IMF की तरफ ना जाते तो किसकी तरफ जाते? सागदार साहब भी कहकर गए थे ना, मईशत की हम बावजूद सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। ये बात आप ना करें। IMF से कर्जा लेने वाले आप लोगों की हुकूमतें थी। ये जो आज सारी PTM बैठी हुई है ना, ये नून लीग के दौर में हुए, ये जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के दौर में ये सारे मुआहदे हुए थे। या तो आप हमें तब ब्लेम करें कि हमारी हुकूमत आई हो 2018 में और आपने बहुत अच्छी मईशत छोड़ी हुई थी, कोई कर्जा पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, सारी इंडस्ट्री सही चल रही थी, एग्रीकल्चर सही चल रहा था, और हम यहाँ पर आए, हमने अपनी जेबें बनी, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की, हमने सरे महल बनाए, हमने महफिल के फ्लैट्स बनाए और हम पाकिस्तान को लूट के सारा पैसा बाहर लेकर चले गए। उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, तो इसलिए फिर हमने IMF के पास चले गए। कैसी बातें करते हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग, बाहर सारा पैसा आप लोगों के लीडरों का पड़ा हुआ है, मेरे लीडर का नहीं पड़ा हुआ। मेरा लीडर हर नामुनासिब हालात, अपनी बुरी सेहत के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के हालात के साथ बैठा हुआ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ बैठा हुआ है, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। आपकी मरियम नवाज साहिबा किधर चली गई? उधर जाके बैठ गई। और आज नए नए हम किस्से कहानियां सुन रहे हैं कि जी उनके ऊपर जो कत्ल के तस्नीम हैदर साहब ने जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए और जो बातें हो रही हैं, हमें तो नई नई स्टोरियां आप लोगों की सुनने को मिल रही है और वो वहां पे जाके बैठी हुई हैं। और उसके बैकग्राउंड में भी ये कि जी अभी 6 के बाद उनको वैसे ही वहां पे वापस नहीं आने दिया जाएगा, तो इसके फटाफट उनका नोटिफिकेशन निकालो ताकि वो वापस पाकिस्तान आ सके। आप लोग तो अपनी करप्शन और अपनी इस गुंडागर्दी से ही नहीं निकल रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखें या पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बेहतर प्लान लेकर आ सके या मायशी प्लान लेकर आ जाए, और बैठ के आप हमें इस तरह से ब्लेम करते हैं जिस तरह से फर्स्ट टाइम आप लोगों ने तो जन्नत हमें छोड़ के गए हुए थे और हम इसको तबाह करने के लिए IMF के पास हम लोग चले गए।
जी सेंटर गौस साहब। जी रिदा, जी 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 वही पुरानी जी। बातें वो रिपीट जी। कर रही हैं जी। देखो ना अभी फिर अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग के गौस साहब मुझे इसका भी जवाब दे दे। आज तो वहाँ उधर पीपल्स पार्टी ने भी आपको बहुत ज्यादा पंजाब में क्रिटिसाइज किया है। हसन मुर्तजा साहब के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने तो दबा के आपके खिलाफ बातें कर दी हैं। ये हो क्या रहा है वैसे? उधर आप लोग का वक्त एमकेएम से नहीं मिला, उधर माजरत कर लिया आप लोगों ने, तो ये तो इत्तेहाद भी अभी एक लग नहीं रहा कि रहेगा ज्यादा देर तक हुकूमत का। देखो जी छोटे मोटे 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, थोड़े बड़े ये इख्तिलाफात छोटी मोटी बात है जो उन्होंने की है आज, कि उन्होंने ये कहा है कि जी खास तौर पे इसी वजह से कि जी मुस्लिम लीग नून को कहा है कि जी घर की जमात ही करार दे देते हैं, ना वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार मिलता है, उनका शरीफ इक़्तिदार से उतरे तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और पता नहीं क्या 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 हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई। तो ये सारी बातें आज उन्होंने की हैं, बड़ी खतरनाक। देखो जी पार्टी में इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, हर एक वो कोई जो मुर्तजा साहब ने असर मुर्तजा ने जो किया है तो वो कोई पार्टी का मतलब ठीक है पंजाब में उनका है, लेकिन जो पॉलिसी जो होता है वो तो फिर जरदारी साहब और या फिर बिलावल साहब ने बनानी होती है। इनके अपने जरूर असम्बली में है। और आप लोग एमकेएम से क्यों नहीं मिले आज? एमक्यूएम देखो ना पीपल्स पार्टी उनके मसाइल हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उनके इख्तिलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहां से ऑर्डर किया था ना परसों, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाएं जाके उनके मसले हल करें, जब तो आपका पूरा वक्त यहाँ आया, शहबाज शरीफ साहब ने बात की, अब आज आप लोग मिल नहीं रहे उनसे। नहीं हमें कहा गया था हम आप फैसिलिटेट करना है। हमने पीपल्स पार्टी और हमको इकट्ठा बिठाया, उनके साथ फैसिलिटेट किया, उनको समझाने की कोशिश की। अब देखो इलेक्शन एक अनाउंस हो गया, छोटी सी बात है। अब वो जो कहते हैं कि जी अब हल्के तब्दील किए जाएं, अब देखो ना हल्के तब्दील करें तो उसके लिए 3-4 महीने चाहिए। पहले जरदारी साहब कहते हैं कि जी हमारे प्रेशर है कि जी आप तो जानबूझ के कोई ऐसे रखना डालते हैं और इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें नामुमकिन होती हैं। अब उसका हल ये है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, जब तक 15-10 दिन में कोई हल्का तब्दील दोबारा हदबंदी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए अब जरदारी साहब ने कुछ टाइम मांगा है और जरदारी साहब से कुछ हमें जवाब मिलेगा तो हम एमक्यूएम को बताएंगे उसमें। तो इसलिए टाइम तो था कि आज तक जरदारी तो हल्का बंदियों का मामला तो सेंटर गौस साहब बहुत अरसे से चल रहा था, ये तो सबको पता था कि एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने जो एमओयू साइन किया है जिसके अंदर सारे नकात हैं, जो एक अग्रीमेंट साइन हुआ उसके अंदर भी ये बात थी, ये क्लॉज था ना उसमें भी, आपने तो पढ़ा होगा वो। हाँ जी 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 हाँ, तो वो उस अग्रीमेंट में तो था सेंटर गौस साहब। पीपल्स पार्टी ने वो किए उनके बकौल। अब देखो उसमें फिर उन्होंने हमारे से शिकवा किया कि आपने हमारा एग्रीमेंट कराया था और जो जरदारी साहब हमारी बातें नहीं मान रहे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जरदारी साहब के भी बस में नहीं है कि इलेक्शन के अब जब इलेक्शन में जब 10 दिन रह गए हैं तो के हल्का बंदियाँ जो है वो उसको तो थोड़ा दोबारा की जाए। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो इलेक्शन मुलतवी करता है तो हम ज़रूर उसको उनकी मर्जी के मुताबिक करेंगे, ये जो उनके तफसात हैं वो दूर करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन तुला हुआ है कि नहीं हमने इलेक्शन मुलतवी नहीं करें, पहले एक तमाशा बना है इस्लामाबाद में, उसमें यही कि लोगों के कहने पर और उनके पार्लियामेंटेरियन के कहने पर हमने उसके हल्के यूनियन काउंसिल की बढ़ाई 101 से 125 की, फिर इलेक्शन थोड़े मुलतवी करने पड़े और मुलतवी हो गए, फिर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं काली इलेक्शन कराओ, फिर उसके एक तमाशा सा बन गया। तो अब हम कहते हैं कि दोबारा हम करें और फिर तमाशा बन जाए, उससे बचने के लिए हमने उसके पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम कोई फार्मूला बनाते हैं, कोई तफसा। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी जब हमें जवाब आएगा तो इंशाल्लाह जरूर हम एमक्यूएम को खुद बुला के मिलेंगे। एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है और वो कोई ना कोई रिस्पांस। और जो उन्होंने आपको थ्रेट दिए कि जी हम बाहर आ जाएंगे हुकूमत से, खैर बाहर आ जाए उस पर हम खुश नहीं है तो बाहर हुकूमत ही गिर जाएगी, बाहर आ गए वो तो 7 वोट तो उनके हैं, फिर वो तो आपकी हुकूमत ही सबके साथ खड़ी। अगर वो मुल्क के साथ हुकूमत तो गिराना चाहते हैं तो ठीक है गिराएं, फिर इमरान खान के साथ कोई इतराज नहीं। हम तो जब तक असलियत होगी तब तक हमारे पास जिम्मेदारी है, हम इसको निभाएंगे और इसमें कोई हमारा
उस्मा बाजी, ये हमने तो सेट ऑफ गौस साहब जो कह रहे हैं, देखो हमने तो सियासत अपनी कुर्बान, और अगर रियासत के तमाम स्टेक होल्डर इस तावन नहीं, हमें कौन सा कोई इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। राइट। अच्छा उस्मा बाजी, जो सेट ऑफ गौस साहब बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और एमकेएम के हवाले से भी, हल्का बंदियां क्या वाकई होनी चाहिए जो एमकेएम का मुतालबा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे क्या स्टांस है? इलेक्शन से ही हल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं, उस पर भी बात कर लें, इस सब से भी बाहर आ जाए थोड़ा सा। जी देखिए जी, बात यह है कि बिल्कुल हल्का बंदियां जो नई हल्का बंदियां हुई हैं, इस पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन था या ऑब्जेक्शन है, अभी मुझे नहीं पता कि टाइम पीरियड है कि नहीं है, वो उसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकता था और उनको बता सकता था कि भाई जी ये हल्का बंदियां गलत हुई हैं या इसको रिवर्स किया जाए, ये जो भी है वो इन चीज़ों पे। दूसरी बात ये है कि ये तो जी इनके अपने मामलात हैं ना, ये तो पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का मामलात है। देखिए मैंने पहले भी शुरू में आपसे कहा था, बड़ा अननेचुरल सा अलायंस है इन लोगों का आपस में चलना मुझे तो नामुमकिन लगता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता भी जिस तरह से एमक्यूएम ने भी बयान देने शुरू कर दिए हैं कि जी हम जिस नज़रिए के तहत और जो डिमांडें हम कर रहे थे उसके तहत हम यहाँ पर आए, और पीपल्स पार्टी जो है अब अपनी डिमांडें वो पूरी नहीं कर रही, और इसी तरह से उन्हें शहबाज शरीफ से भी बहुत से इख्तलाफात भी हैं। ये तो खैर इनका अपना मामला है, अब ये किस तरह से इन चीज़ों को रखते हैं, संभालते हैं, करते हैं। बात यह है कि बड़ा अननेचुरल अलायंस है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और इस वक्त इन्हें ये भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जिस तरह से लोग इन लोगों के खिलाफ होते जा रहे हैं और जितने लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, उनका ग्राफ जो है, पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है उनका रोज बरोज खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वो जितना अरसा इनके साथ रहेंगे उतने ही इनके वोटर जो है कम होते जाएंगे, और इनके लिए अगले इलेक्शन जीतने ये लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें इस वक्त इन्फ्लेशन के आप हालात देख लें कि किस कदर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है। 100 रुपए की तो कोई वक़्त ही नहीं रही। फिर रोटी देख लीजिए आप, बिजली के नर्ख देख लीजिए, गैस के नर्ख देख लीजिए आप, लोगों के लिए आटा पूरा करना मुश्किल हुआ हुआ है। लोग अपने जेवर बेच के इस दौरे हुकूमत के अंदर बिजली और गैसों की बिल जमा कराने हैं। लोगों की जितनी भी जो उनकी सेविंग थी वो खत्म होती जा रही है। लोगों को पता है, अब ये पीडीएम को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस वक्त हम अलायंस में तो आए हैं, हमने आपस में बैठे तो हैं, लेकिन जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं हमारे लिए लोगों को फेस करना मुश्किल है। अब ये सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब इस सारे सिस्टम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो हालात ये छोड़ के जा रहे हैं, अगले इलेक्शंस के अंदर जो भी हुकूमत आती है, अगर पीटीआई की हुकूमत भी आती है तो उसके लिए इनके छोड़ा हुआ जो निजाम है, जो छोड़े हुए जो इन्होंने हालात है, उसके लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन कम अज कम पीटीआई अगर आती है या इमरान खान साहब आते हैं तो हम अपने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला महफूज करके रखेंगे। इन लोगों के होते हुए तो हमें ये भी डर है कि पाकिस्तान को ये लोग गिरवी ना रखते हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए, और कल वो डॉलर्स आए तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो भी बाहर इंग्लैंड और इधर उधर जा रहे हों और इन लोगों के सारे महल बन रहे हों और फ्लैट्स बन रहे हों और इन लोगों के आइलैंड्स खरीद रहे हों और पाकिस्तान की जो रिजर्व है वो कम होते जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ सिर्फ पीडीएम के जो 4-5 जो बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं उनकी दौलत अगर पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाए तो पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान का कर्जा सारा का सारा ओके, वेरी ट्रू। चलिए बहुत शुक्रिया उस बार यागदून साहब आपका, सेनेटर गौस साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। अगर बाय द एंड उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम के ही यानी कि जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर 13 जमातें, उनकी ही इस वक्त हालात ये हैं मुल्क के अंदर कि इस मुल्क में रोया जा रहा है कि जी पैसे नहीं है, किटी में खाली है और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर इन हुक्मरानों की 2-3 लोगों की दौलत वापस आ जाए मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क से लूटी गई दौलत बाहर गई हुई है, तो इस मुल्क का बड़ा जबरदस्त जी काम हो सकता है। और ये जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और जो ये सारी हालात बनी, यही समझ सकती है। तो दिस इज अ वेरी $1 मिलियन स्टेटमेंट एंड बात की जिसको सोचने की अशद जरूरत है। इसी के साथ अपनी मेजबान रदा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।